नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन को पढ़ेंगे। कल की जो हमने क्लास ली है इसकी पहली, उसमें हम पढ़ना तो यही था हमें यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ से नहीं पढ़ा सकते थे उसको हम, क्योंकि पहले हमें भारत के जैसे 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, जैसे आज हम इसको पढ़ाएंगे तो हम 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, फिर 47 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, फिर उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। इस तरीके से ही देखते हैं हम इसको। परंतु कल के जो क्लास हुआ है वो आपने एक बेसिक जाना, क्योंकि आप राजनीति पढ़ रहे हैं यानी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी शासन पढ़ रहे हैं कि हाँ शासन कैसे किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने देख ली कि भारत पर शासन किस तरीके से हो रहा था। उसमें ब्रिटिश प्रांत, आपने देसी रियासत और फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक देखे, उनको हमने मानचित्र पे भी आपको स्पष्ट किया किसकी कहाँ लोकेशन थी। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी बताया आपको, और वहाँ कैसे कैसे प्रावधान बताए और किस आधार पर ये अधिनियम बनाया गया, सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। अब आज हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, और वहाँ ये भी बता दिया था हमने कि भारत के जो राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया, उन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और 3 पार्ट में मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, चलिए आज हम क्लास करते हैं। इसमें हम देखेंगे कहाँ से हम इसको, इस टॉपिक को करेंगे। तो हम 3 आयाम आपको यहाँ पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम इन तीनों के हिसाब से ही इसका पूरा गठन कराएंगे। पहले देखा जाए 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, यहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। कल आपने भारत की देख ली थी, और आपको मध्य प्रदेश का ही मानचित्र हमने बताया था कि बिहार को भी टच कर रहा था, उड़ीसा को भी छू रहा था, हैदराबाद का बरार यहाँ शामिल था। अब जब देश आज़ाद हो जाता यानी 15 अगस्त 1947 से और 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति, यानी जब राज्यों का पुनर्गठन होता है उसमें 14 राज्य जो बनते हैं उसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य होता है। मध्य प्रदेश की स्थिति, और लास्ट हम देखेंगे जब मध्य प्रदेश का अंतिम रूप से विभाजन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है, कुछ विदर्भ के यानी कुछ महाराष्ट्र में जिले जाते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति इन 3 आयामों के से ही हम मध्य प्रदेश का गठन को समझेंगे। ठीक है, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने भारत के 1947 के पहले भारत को जाना था, यानी बंटवारे के पहले, विभाजन के पहले मध्य प्रदेश जो क्षेत्र था, यानी बंटवारे के पहले जो भारत की स्थिति थी, इसमें पाकिस्तान और भारत शामिल था, वहाँ कैसे नियंत्रण था, किस कानून से काम चलता था, सब बताया हमने। अब आज हम 47 के पहले मध्य प्रदेश पर बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। अब हम एक सब हेडिंग डाल देते हैं 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, यानी हम पहले इसको यहाँ देखने वाले हैं, चाहे यहीं हम इसको बता दें थोड़ा सा भी। पहले स्थिति जो थी 1947 के पहले मध्य प्रदेश की, 2 भागों में हम इसको देखते हैं। एक देखते हैं हम सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, एंड बरार, और एक देखते हैं हम आपका सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसको हम CIA भी बोलते हैं, पूरा नाम लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं आप, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ये CP एंड बरार है शॉर्ट फॉर्म इसका, ये हमने कल आपको मानचित्र में बता दी, आज उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सेंट्रल प्रोविंस बरार जो क्षेत्र है, इसमें अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और यहां देखा जाए, ये मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, यहां अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, यानी यहाँ राजे रजवाड़े थे, देसी रियासतें वगैरह थे। ठीक है, यानी हम दूसरा रूप में भी कह सकते हैं देसी रियासतों का समूह भी था यहाँ। तो
का समूह। तो ये पता है कि देसी रियासतों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, परंतु इनडायरेक्टली में, यानी वो विदेशिक मामले, संचार और प्रतिरक्षा अपने हाथ में रखते थे, तो दरबार में एक एजेंट भी रखते थे। तो हमने ये जाना सेंट्रल एंड बरार क्या है और सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या है 47 के पहले। अब अगला जो हम सब हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार कैसे बना, उसको हम मानचित्र में स्पष्ट करेंगे, यानी अंग्रेजों ने इस पर कैसे नियंत्रण पाया, वो सारे स्टेप आपको हम यहाँ से बताएंगे। अब कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, कैसे कैसे सीपी बनाया, फिर लास्ट में उन्होंने बरार को भी अपने हाथ में मिला लिया। तो आप सब हेडिंग रखेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसको आप चाहो तो सीपी एंड बरार शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं। और ये कैसे बना, कैसे बना, यानी हम इसकी ऐतिहासिकता देखेंगे, हम इसकी ऐतिहासिकता को जानेंगे। अब ऐतिहासिकता को हम जानेंगे, इसके पहले हम यहाँ मानचित्र में आपको पहले ये पूरी लोकेशन बताएंगे और किस तरीके से यहाँ शासन हुआ है उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मध्य प्रदेश का आपको यहाँ मैप स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए किस तरीके से उनने अंग्रेजों ने यहाँ नियंत्रण स्थापित किया था। चलिए पहले भारत का हम मध्य प्रदेश का पुराना वाला मैप देखें। यहाँ ये रीजन हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ हमें भोपाल रियासत देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ लोकेशन है, ये आपका बरार है, ये आपका विदर्भ वाला एरिया है, और यहाँ जो रीजन दिखाएंगे हम आपको, ये सागर था, जहाँ उस समय हम उसको सागौर बोलते थे। क्या बोला जाता था, सागौर। और यहाँ पेशवा का क्या था, नियंत्रण था, तो हम यहाँ लिखेंगे पेशवाओं का शासन था, पेशवा का शासन था। कहाँ, सागौर में। और एक नर्मदापुरम एरिया देखें आप, यहाँ ये है आपका नर्मदापुरम, यहाँ भोसलों का शासन था। ठीक है। और बरार की बात की जाए तो यहाँ हैदराबाद के निजाम का शासन था। और नीचे की तरफ हम इसको चाहें तो दंडकारण भी कह सकते हैं, यहाँ जगदलपुर वगैरह था, ठीक है, जरूरत नहीं है। और ये आपका जो बिंद वाला एरिया है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते थे, सीपी एंड बरार बोलते थे, पूरा मिला दे जब बन जाता था। ठीक है, तो आपने ये कुछ क्षेत्र देखे यहाँ। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बिंद प्रदेश है। इसको क्या बोला जा रहा है, बिंद प्रदेश।
यहाँ जो क्षेत्र दिख रहा है आपको वो बघेलखंड है, ठीक है। और ये आपको छत्तीसगढ़ है ही, दिख ही रहा आपको। छत्तीसगढ़ हो गया ये, ठीक है। और नागपुर जो राजधानी थी उसको हम एक रेड पेन से दिखा दे रहे हैं। तो आपकी नागपुर कहाँ है? विदर्भ वाले रीजन में है, यानी राजधानी कहाँ है? यहाँ। ये क्या है? ये नागपुर है आपकी, ठीक है। वैसे चाहो तो आपको हम जो आपकी रायपुर है, रायपुर राजधानी यहाँ है। बाकी आप तो मैप से देख लें इसको अच्छे से। जगदलपुर यहाँ है, रायपुर यहाँ है, आगे आपको बिलासपुर भी दिखेगा, ठीक है ना। ये बिलासपुर वाला है, पर कोई मतलब नहीं है उनका भी। ये उस समय का मैप है। अभी हम सीपी एंड बरार को देख रहे हैं कैसे ये बना, तो इसकी ऐतिहासिकता को देखा। यहाँ कल आपको हमने पूरा मैप बनाया था, तो यहाँ दिखाया था ये पूरा जो रीजन है इस तरीके किसका कब्जा था? यहाँ हैदराबादों का था, ठीक है ना। मतलब हैदराबाद रियासत जो है वो उत्तरी दक्कन तक फैली हुई थी। तेलंगाना पूरा हिस्सा था, काफ़ी लंबा था। कल के मैप में आप देख लें या फिर अलग से देख लें उसको। तो ये क्षेत्र था। अब ये कैसे अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया और अंग्रेज़ों ने कैसे सीपी बनाया और कैसे बरार को शामिल किया, ये सारी चीज़ें अब आपको हम बताते हैं। ये मध्य भारत है, ये मध्य भारत है। इसमें यहाँ होलकर वंश देखने को मिलेगा आपको, और भी छोटी छोटी रियासतें हैं, पर मेन बड़ी बड़ी की बात की जाए, ये ग्वालियर वाली सिंधिया देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। भोपाल आपको दिख गई। अभी हमें केवल इस वाले मैप से मतलब है, इसको सीपी एंड बरार कैसे बना। तो अब हम यहाँ कुछ फैक्ट लिखा रहे हैं आपको, कैसे बना लिखा ही है आपका। अब हम इस पर चर्चा करते हैं किस तरीके से इन्होंने, अंग्रेजों ने कैसे इस पर अधिकार किया। तो 1818 की घटना है, देखेंगे 1818 ईस्वी में आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में अंग्रेजों ने सागर और नर्मदापुरम पर अधिकार कर लिया, यानी ये क्षेत्र सागरवाला और ये नर्मदापुरम दोनों क्षेत्र किसके में चले गए? अंग्रेजों के पास। एक तथ्य देखा आपने। इसके बाद अगली घटना घटती है 1800 आपको देखने को मिलेगा 53 में, जिसमें भोसलों से नागपुर, अच्छा यहाँ नागपुर पे किसका कब्जा है? यहाँ भोसलों का है। लिखेंगे आप अगला फैक्ट यहाँ 1853 ईस्वी में भोसलों से नागपुर ले लिया या नागपुर पर अधिकार कर लिया। अब नागपुर भी कहाँ चला गया? अधिकार कर लिया। अब 1853 के बाद अब अगला घटना घटेगी 61 में। 61 में क्या होगा कि यहाँ सागौर, नर्मदापुरम, नागपुर और छत्तीसगढ़ को मिलाकर वो सीपी बना देंगे। तो लिखेंगे 1861 ईस्वी में क्या घटना घटती है? सागौर को प्लस नर्मदापुरम को प्लस नागपुर को और प्लस छत्तीसगढ़ को मिलाकर क्या करते हैं ये लोग? आपको 2 नवंबर है वो डेट, 2 नवंबर 1861 को सीपी की, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की। ठीक है, यानी अभी सीपी बन चुका है, बरार अभी आपको देखने को नहीं मिला है।
सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, अब इसको प्रोविंस भी बोलते हैं ना। अब इसके बाद अगला घटनाक्रम देखें आप, 61 तक तो देख लिया आपने। अब 1891 की बात होती है, यानी 1891 पर हम पहुंचते हैं। सीपी को 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया गया। 1891 में सीपी को 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, 4 क्षेत्र आपको पता है, सागर, नर्मदापुरम, और नागपुर, और चौथा छत्तीसगढ़। सीजी लिख दे रहे इसकी जगह। और इनकी राजधानी क्या बना दी गई? राजधानी नागपुर बना दी गई। यानी किसकी राजधानी बन गई? सीपी की। और 1921 में सीपी को भी गवर्नरी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। यानी सारी चीजों को मिलाकर सीपी को क्या बना दिया? गवर्नरी क्षेत्र बना दिया। ठीक है, यानी हमने अभी तक सीपी की स्थापना देख ली है। एक तथ्य और चाहो तो लिख लें, 1921 में सीपी को गवर्नरी क्षेत्र घोषित हो गया। ठीक है, और राजधानी क्या रही आपकी? राजधानी आपकी वही रही, नागपुर। ये तो हो गया किसकी स्थिति? सीपी की। अब आते हैं हम बरार की साइड। बरार कैसे बना? तो बरार का घटनाक्रम होता है 1903 से चालू होता है। 1903 में सीपी हैदराबाद के निजाम से 25 लाख रुपए में बरार लीज पर लेते हैं। यही अंग्रेजों की चाल हुआ करती थी, पहले लीज पर लेते हैं, अदालत देते हैं, फिर अंत में उस पर अधिकार कर देते हैं, यही सत्ता कमजोर होती है। और 1936 में सीपी बरार का पूर्णतः मिला लिया गया। यानी 1936 में बरार सीपी में पूर्णतः शामिल हो गई। ठीक है, यानी सीपी एंड बरार बन गया 36 तक। 37 में चुनाव होते हैं, है ना, जिसके आप इसको रफ कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हो गई हैं आपकी। मैप में आपने एक लगभग स्थिति तो देखी ली है सारी की, कौन कहाँ है और किस तरीके से सीपी बना और फिर बरार बना बाद में, और सेंट्रल प्रोविडेंस कैसे कैसे अंग्रेजों ने युद्ध किया और कैसे जीता। अब यहाँ पर 2 चीज़ें चाहो तो और लिख लें अपन कि 1936 से 1900 कब तक? 47 तक ही रहा, जब तक देश आज़ाद नहीं रहा। ये स्थिति तक जो कैपिटल रही यानी राजधानी रही इसकी, वो क्या रही? नागपुरी रही। एक फैक्ट देखा आपने। दूसरा ये देखा आपने जो चुनाव हुए आपके 1937 में निर्वाचित प्रमुख, यहाँ के चुनाव हुआ था 1937 में निर्वाचित प्रमुख आपके जो थे वो थे एन.बी. खरे। ये कई बार फैक्टों में आ जाता है। अब 1900 एक और लिखना हो तो 1947 के बाद, या ऐसा लिख लें आप 15 अगस्त 1947 के बाद, या सीपी एंड बरार पार्ट ए में शामिल हुआ। बता चुके थे हम कल ही क्लास में। अब एक तो आपने जान लिया सीपी एंड बरार किस तरीके से पूरा बना, मैप में हमने स्पष्ट कर दिया। अब बात आती है मध्य भारत की, यानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी। 2 प्रकार से हुआ था 47 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। तो अगली आप हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल इंडिया एजेंसी।
इसको हमने CIA बोला था। ये क्या है, पहले तो उसकी परिभाषा जान ले आप। ये ऐसे राजे रजवाड़े हैं या इनमें ऐसी रियासतें शामिल हैं, इनमें ऐसी रियासतें शामिल हैं जिनमें राजा महाराजा शासन करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन है। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन है। यानी इसमें क्या शामिल होंगे, इसमें देसी रियासतों का समूह। ठीक, अब यहां भी हम आपको, यानी हम अब मध्य भारत की बात करेंगे, छोटा सा है। यानी हम भोपाल यहाँ है, ये मध्य भारत हुआ, और ये पार्ट किसमें शामिल था, ये पार्ट बी में शामिल था। यहाँ इंदौर है और यहाँ ग्वालियर है। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। बाकी ये आपका विंध्य प्रदेश है, तो अभी इससे आपको विंध्य प्रदेश हो जो रहेंगे तो इसी में, क्योंकि इसमें भी तो इनडायरेक्टली शासन हो रहा है। तो यहाँ तक आपने देखा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख लें, 2-3 फैक्ट हैं। जैसे 1854 में गठन होता है किसका, CIA का। तो लिखेंगे आप 1854 में CIA का गठन होता है। 1854 में CIA का गठन होता है, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट देखेंगे आप कि इसमें शामिल कौन कौन था MP से, तो मालवा प्लस बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, है ना, ये हो गया। इसके साथ साथ ग्वालियर शामिल था, ग्वालियर शामिल था। आप एक फैक्ट और लिख लें, जो पहली रेजिडेंसी बनी थी या प्रथम एजेंट जो था वो कहाँ बना था, प्रथम एजेंट R. हैमिल्टन, इंदौर मुख्यालय था इंदौर, R. हैमिल्टन थे। और मुख्यालय इनका जो देखने को मिला हमें वो इंदौर में था। बाद में 1911 में ग्वालियर अलग बन जाती है, रेजिडेंस अलग एजेंट बन जाता है। 1911 में ग्वालियर का अलग, पहले दोनों का एक ही रहता है, वह अलग एजेंट बनता है बस। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो 2 भागों में हमें देखने को मिली, CP एंड बरार और सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो हमने देखा कि CP एंड बरार को हमने पूरा समझा, बाई मैप होते क्या है, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण। अब CP बना कैसे, हमने इसकी इतिहासकता बाई मैप में देखी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने CP पर नियंत्रण किया, फिर कैसे बरार को उन्होंने अपने अधीन किया, और फिर कैसे उन्होंने CIA एंड बरार बना दिया, और उसको पार्ट A में शामिल आखिरी में हो जाता है जब देश आज़ाद हो जाता है। ये भी बता दिया हमने। और किस तरीके से जो आपके CIA होता है, यानी राजा रजवाड़ी तो शासन करते हैं परंतु इनडायरेक्टली अंग्रेजों का होता है। और मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत वाला एरिया है वहाँ यही है
और हमने ये बताया कि ये कब गठन हुआ, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र शामिल है, और आज़ादी के बाद ये किस में रखे गए, यानी पार्ट बी में रखे गए। अब आपने ये देख लिया। अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक आएगा। अभी हमने क्या देखा, 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। अगला देखेंगे हम 15 अगस्त 1947 से, यानी देश आज़ाद हो गया है तो मध्य प्रदेश भी आज़ाद है। अब हम वहाँ देखेंगे कब तक, 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेशों का या राज्यों का पुनर्गठन नहीं होता। तो हम देखेंगे अब 47 तक क्या देखेंगे हम यहाँ, हम देखेंगे कि अब जो भारत को 4 भागों में बांट के रखा है, विभाजित किया है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो हम यहाँ पहले पार्ट ए देखेंगे। पार्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा रखा गया है, जैसे सीपी एंड बरार रखा गया है। तो यहाँ पहले राजधानी कहाँ थी, कौन यहाँ पहले मुख्यमंत्री बना, कौन यहाँ राज्य प्रमुख बने, कितनी रियासतें शामिल होकर बनाया गया, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। फिर ऐसी पार्ट बी में देखेंगे, पार्ट सी में भोपाल बिंद क्षेत्र उनको देखेंगे, ठीक है ना, इन सबको देखेंगे। फिर हम इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, जिसमें फिर हम थोड़ी सी चर्चा बेसिक पुराना करते हुए यानी भारत की, और फिर मध्य प्रदेश को भी उसको देखेंगे। सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। आप निष्प्रकर होकर वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। कोई डाउट्स आता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।